चुनावों से पहले 4 बड़े राज्यों में बगावत हो गई है और अब आपको दोनों स्थिति समझनी है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में कौन मारेगा बाजी। और आज मैं आपको इन 4 बड़े राज्यों की पूरी पॉलिटिक्स समझाने वाली हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी टेंशन में है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस टेंशन में है, दोनों जगह प्रॉब्लम चल रही है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, महाराष्ट्र में क्यों आया नया सियासी भूचाल, दूसरा बिहार में कितने दमदार हैं कन्हैया और पप्पू, और ये जो एनडीए और इंडिया की सीट शेयरिंग है वो कहां अटकी हुई है। तीसरा, कर्नाटक कांग्रेस के नेता नाराज क्यों है, कर्नाटक कांग्रेस के नेता ने अपनी ही पार्टी में बगावत क्यों कर दी है। चौथा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच आम आदमी पार्टी क्यों बिखर रही है, क्यों आम आदमी के पार्टी के नेता जाके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पांचवा, यूपी में कैसे हुआ नया खेला कि अभी तक पता ही नहीं है कि इधर लास्ट नॉमिनेशन की डेट चल रही है, नामांकन भरना है और एक ही पार्टी से 3-3 उम्मीदवार चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा हुआ, पता ही नहीं है कि कौन उम्मीदवार है, एक दौड़ता दौड़ता नामांकन भर रहा है। तो आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है, आज वो समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि महाराष्ट्र में क्यों आया नया सियासी भूचाल, और ये दोनों पार्टियों के लिए है, ये सिर्फ बीजेपी या फिर सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, बल्कि एनडीए और इंडिया दोनों मुश्किल में हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया से। तो देखिए, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर संग्राम चल रहा है। महाराष्ट्र में फंस गया है इंडिया गठबंधन। वीबीए जो कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है, उन्होंने अकेले लड़ने का कर दिया ऐलान। उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं रहना इंडिया गठबंधन में, ये जितनी भी सीटें आप दे रहे हो वो अपने पास रखो। कांग्रेस के संजय निरुपम, आज उद्धव ठाकरे ग्रुप ने अपनी 17 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की, तो उसके जो कांग्रेस के नेता हैं संजय निरुपम, वो खफा हो गए, यहां तक कि उद्धव ठाकरे को खिचड़ी चोर भी कह दिया। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, उद्धव गुट ने 17 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और उससे कांग्रेस के संजय निरुपम जो है वो नाराज हो गए। अब देखिए, 48 सीट्स हैं महाराष्ट्र में लोकसभा की, और उसमें से 22 सीटों पर उद्धव ठाकरे गुट जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं और 17 पे तो उन्होंने आज नाम भी घोषित कर दिया। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर भी सस्पेंस है। अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार वहां पे उतारे नहीं है और 17 उद्धव ठाकरे उतार के बैठ गए हैं। मुंबई में सीट ना मिलने पर शरद पवार भी नाराज हो गए हैं कि मुंबई में 6 सीटें हैं, उसमें एक भी सीट आपने नहीं दी। और अब देखिए दूसरा कि कांग्रेस पर क्यों भड़के संजय निरुपम, ये जो कांग्रेस पर भी भड़क गए और उद्धव ठाकरे पर भी भड़क गए। संजय निरुपम कांग्रेस के नेता हैं, उद्धव गुट की सीटों के ऐलान पर कांग्रेस की आपत्ति, यानी संजय निरुपम की आपत्ति। नॉर्थ वेस्ट मुंबई की जो सीट है उस पर संजय निरुपम अपना दावा कर रहे थे, लेकिन उद्धव गुट ने अमोल कीर्तिकर को वहां से उम्मीदवार बना दिया। आज जो 17 उम्मीदवारों की उन्होंने लिस्ट घोषित की, संजय निरुपम ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया कि 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, पहले तो आप सांगली समेत 2 सीटों पर दोबारा विचार करें। कांग्रेस अपनी ही पार्टी को कह रहे हैं और उद्धव ठाकरे ग्रुप को भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने ये जो किया है ना, अमोल कीर्तिकर को उतार के इस वाली नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट पे, ये बहुत गलत किया है। अब देखिए, शिंदे गुट और बीजेपी के संपर्क में है संजय निरुपम। ये सूत्र बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस और उद्धव गुट बात नहीं मानती है संजय निरुपम की, तो वो या तो शिंदे गुट में चले जाएंगे या फिर वो बीजेपी में जा सकते हैं, सूत्र बता रहे हैं। तो देखिए, बगावत हो सकती है और टिकट कटने पर तो दोनों ही पार्टियों में बगावत हो रही है। अब देखिए, सीटों पर घमासान, संजय निरुपम का बयान, आज आपने बाइट सुनी होगी संजय निरुपम की, वो ये कह रहे थे कि मेरे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है, मैं 1 हफ्ते का सिर्फ इंतजार करूंगा, 1 हफ्ते बाद मैं कोई फैसला लूंगा। और ऑलरेडी वो बीजेपी और शिंदे गुट के संपर्क में है। देखिए, अमोल कीर्तिकर से मैं सहमत नहीं हूं, मैं खिचड़ी चोर के लिए कैंपेन नहीं करूंगा। और खिचड़ी चोर वो किसको कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे को। कांग्रेस शिवसेना के आगे दब गई है, वो ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने गठबंधन तो कर दिया है महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में, लेकिन कांग्रेस शिवसेना यानी उद्धव गुट के आगे दब गई है, मैं ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा। तो देखिए, संजय निरुपम ने ऐसा कहा है। अब आपको ये भी जानना है कि आखिर मुंबई सीट पर एमवीए में रार क्यों है। तो देखिए, मुंबई में जो शरद पवार की पार्टी है उन्होंने 2 सीटों की डिमांड की, लेकिन मुंबई में शरद गुट को एक भी सीट नहीं मिली। मुंबई में टिकट ना मिलने से शरद गुट नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। अब अगर मैं आपको बात करती हूँ वीबीए, ये अब अकेले चुनाव लड़ रही है। पहले तो बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि जो प्रकाश आंबेडकर हैं, जो कि बीआर अंबेडकर के पोते हैं, वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो उनकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन अब उनका ऐलान हो गया है कि एमवीए से अलग चुनाव लड़ेगी वीबीए, और सीट शेयरिंग पर आपसी सहमति नहीं हो पाई। 8 सीटों पर वीबीए ने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। और देखिए, नागपुर में ये बड़ी बात है कि जो वीबीए है यानी प्रकाश आंबेडकर हैं, वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। अब देखिए कि वीबीए कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है,
वीबीए की ताकत अगर मैं आपको बताऊं तो जब 2019 के नतीजे की अगर मैं बात करूं तो इनको तकरीबन आप देख लीजिए 4 लाख या 5 लाख ही समझ लीजिए राउंड फिगर में इतने वोट मिले थे। वोट परसेंटेज क्या था 0.91%। हालांकि कोई सीट नहीं जीते थे लेकिन कम से कम इतने वोट तो आए थे। तो देखिए ये ताकत है वीबीए की। अब मैं आपको बता देती हूं कि एनडीए में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही दिक्कत चल रही है, दिक्कत तो एनडीए में भी है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि देखिए इनका जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो आखिरकार इस फॉर्मूले पर सेट हो गया है कि बीजेपी तो 30 से 32 सीटों पर लड़ेगी, ये जो शिंदे की सेना है वो 13 से 15 सीटों पर, और जो एनसीपी है यानी अजीत पवार वो 4 से 5 पे। लेकिन इधर भी एक कंफ्यूजन कह लीजिए या रार कह लीजिए। अभी आप याद कीजिए कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अजीत पवार ने शिंदे गुट को धमकी दी है कि अगर जो आपके नेता हैं, जो हमारी सीट जो बारामती पे अजीत पवार की नजरें हैं, अगर आप उन पे अपने नेता को कंट्रोल नहीं करते हो तो मैं ये जो महायुति है वो छोड़ दूंगा। तो देखिए हालांकि ये फॉर्मूला बन गया है लेकिन अभी भी अजीत पवार शिंदे गुट आपस में लड़ रहे हैं और बीजेपी आप देख लीजिए यहाँ पर बड़े भाई की पोजीशन में है। अब वो क्या फैसला लेगी इसमें भी अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि बगावत की पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि कैसे मानेंगे ये लोग। और आगे देखिए एमवीए की अगर मैं सीटों की डिमांड की बात करूं तो ये जो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो तो 22 सीटों पर लड़ना चाहती है, कांग्रेस जो है वो 18 सीटें मांग रही है और एनसीपी वो 10 सीटें मांग रही है। तो कैसे होगा आप देखिए, अगर आप इन सबको प्लस कर देते हैं तो 48 के पार चला जाएगा मामला। तो 48 के पार अगर चला जाता है तो इसमें से किसी ना किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। तो देखिए महाराष्ट्र का मैंने आपको पूरा सियासी गेम बता दिया है कि यहाँ पर ना अभी इंडिया गठबंधन जो है अभी सही स्थिति में है और ना ही एनडीए अभी सही स्थिति में है। अब दूसरा देख लीजिए कि बिहार में कितने दमदार हैं कन्हैया और पप्पू। देखिए आज ट्विटर पे भी यानी मैं जो कहूँ एक्स जो हो गया है उस पे भी कन्हैया कुमार जो है आज ट्रेंड करते रहे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों। लेकिन आखिर बिहार में ये सीटों का पेच कहां फंसा हुआ है वो आपको समझना जरूरी है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान चल रही है। आपको याद होगा कि अभी एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे और इन लोगों की आपस में बैठक हुई थी। कल दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी की बैठक हुई थी। कांग्रेस ने आरजेडी से 8 से 9 सीटों की डिमांड की है लेकिन आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें यानी लालू यादव सिर्फ 6 सीटें देंगे कांग्रेस को। और बिहार में कई सीटों पर कांग्रेस ने ऑलरेडी अपना दावा ठोक दिया है। और अगर मैं पूर्णिया सीट की बात करूं तो पूर्णिया सीट पर कांग्रेस के पप्पू यादव का दावा है। देखो अभी आपको याद होगा कि पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया है। अच्छा, पप्पू यादव का दावा है कि मुझे पूर्णिया सीट से आप लोग जो है प्रत्याशी बना दो, लेकिन पूर्णिया सीट से लालू यादव ने ऑलरेडी भीमा भारती को उतार दिया है। और अभी कुछ वक्त पहले ही पप्पू यादव ने इस पे चुप्पी तोड़ी है। पप्पू यादव कह रहे हैं मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए ये जो रार है अभी भी ये कुछ भी इस वक्त जो नॉमिनेशंस तो हो गए हैं, भीमा भारती को उतार दिया है आरजेडी ने, लेकिन अभी एंड वक्त पर कुछ भी हो सकता है। देखिए कटिहार औरंगाबाद सीट पर भी कांग्रेस का दावा है और कटिहार से तारिक अनवर लड़ सकते हैं चुनाव, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। और अगर मैं बिहार में इंडिया सीटों की डिमांड की बात करती हूं तो कांग्रेस तो 9 से 10 चाहती है, आरजेडी कह रही है 27 से 28 लेंगे और जो लेफ्ट की पार्टी है वो 4 से 5 चाहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं लालू प्रसाद यादव ने बिहार में क्या नया खेला किया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भीमा भारती जेडीयू छोड़कर जो अभी आरजेडी में शामिल हुई हैं, लालू ने पूर्णिया से भीमा भारती को पार्टी सिंबल दे दिया। ये आप विजुअल भी देख सकते हैं, मैं आपके लिए तस्वीर चला देती हूँ। 3 अप्रैल को पूर्णिया सीट से कर सकती है नॉमिनेशन और कांग्रेस के पप्पू का भी पूर्णिया सीट पर दावा है। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा खेला ये कर दिया कि कन्हैया कुमार इसलिए ट्रेंड कर रहे थे क्योंकि कन्हैया कुमार ने ये कहा है कि मुझे तो बेगूसराय सीट से जो है चुनाव लड़ना है और कांग्रेस भी यही चाहती है कि कन्हैया कुमार को बेगूसराय सीट से चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन बेगूसराय पर लालू ने जो सीपीआई नेता हैं यानी जो लेफ्ट के नेता हैं उनको पार्टी सिंबल दे दिया है, तो लालू ने यहाँ पे भी खेला कर दिया है। अब बेगूसराय में सीपीआई से अवधेश कुमार लड़ेंगे चुनाव, ये लालू का फैसला है। तो देखिए फिर से क्लैश हो गया है, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में फिर से क्लैश हो गया है। और क्यों कांग्रेस कन्हैया कुमार के दावे पर जो है इतना भरोसा है और कन्हैया कुमार क्यों इधर से बेगूसराय से लड़ना चाहते हैं, उस पे अगर आप ये पिछले नतीजे देखते हैं 2019 के तो देखिए बेगूसराय से कन्हैया कुमार लड़े थे, उस वक्त वो लेफ्ट पार्टी में, अभी तो वो कांग्रेस में आ गए हैं लेकिन उस वक्त वो लेफ्ट की पार्टी में थे और कितने वोट आए थे ये देखिए 2,69,946। ये आंकड़ा देख रहे हो और ये कितना वोट परसेंटेज है
22%। तो इसलिए कांग्रेस तो चाहेगी ना कि हमारे चमचमाते नेता हैं, राहुल गांधी के बाद जो यूथ चेहरा सबके दिल में छाया हुआ है वो कन्हैया कुमार है, तो बेगूसराय से दो। तो ये पूरा मामला इंडिया गठबंधन में चल रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि बिहार में अगर मैं आपको बताती हूँ, देखिए सीट शेयरिंग जो बीजेपी का है, जो एनडीए का है, वो अनाउंस हो गया है। कितना? बीजेपी ने ली 17 सीटें, 16 सीटें नीतीश कुमार यानी जदयू को, 5 सीटें चिराग पासवान को, 1 मांझी की एचएम को और 1 मिल गई कुशवाहा को। लेकिन खबरें तो ये आई थी कि कुशवाहा इससे खुश नहीं है। और उसके बाद हमने ये भी बताया था कि देखिए कुशवाहा का जो अगला स्टेप है वो शायद बगावत का हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो देखिए ये सब है। अब आगे आप देखेंगे कि कर्नाटक में क्या चल रहा है। अब तीसरे पे आ जाइए कि कर्नाटक के कांग्रेस में इंटरनल रिफ्ट चालू हो गया है। यानी कर्नाटक में जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने ही आला कमान को चुनौती दे दी और कह दिया है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम तो कांग्रेस छोड़ देंगे। मामला क्या है वो आप इसमें आगे समझिए। और ये भी देख लीजिए कि बीजेपी की भी स्थिति दक्षिण में अभी ठीक नहीं है। जेडीएस के साथ जो भी सीट फॉर्मूला है अभी पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है और दक्षिण में तो वैसे भी बीजेपी की हालत थोड़ी टाइट है। अब कर्नाटक में जब कांग्रेस जो सत्ता में है उसमें ही ये नाराजगी आ गई है, तो आगे चुनावों में क्या होगा वो कोई नहीं कह सकता। कर्नाटक कांग्रेस के 5 विधायकों और 2 एमएलसी ने टिकट विवाद पर इस्तीफा देने की धमकी दी है। ये मामला कोलार निर्वाचन क्षेत्र को लेकर है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा के एक रिश्तेदार को कोलार निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दे दिया। अब कुछ कांग्रेस विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। एमसी सुधाकर भी विरोध करने वाले विधायकों में शामिल है और उन्होंने कहा कि हम मुनियप्पा परिवार के गुलाम नहीं हो सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टी परिवार के भीतर टिकट बांटती है। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि पार्टी में अन्य लोगों को मौका मिले। हम आज ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से बात करेंगे। जब मुनियप्पा यहाँ थे तो हमें उनकी कार्यशैली से दिक्कतें होती थी, हमने कठिनाइयों का सामना किया। निर्वाचन क्षेत्र में अभी आम धारणा सी बन गई है कि अनुसूचित जाति समुदाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस सीट से इस परिवार के अलावा किसी और को उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाए। फिर पत्रकारों से बात करते हुए मुनियप्पा का भी इस पे रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगी मैं उसको मानूंगा। और आपको बता दूं कि 21 मार्च को कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कर्नाटक में 17 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची की घोषणा की, जिसमें पार्टी अध्यक्ष खड़गे के दामाद और 5 अन्य मंत्रियों के बच्चों का नाम शामिल किया गया। पहली लिस्ट में 8 मार्च को जारी की गई थी और कर्नाटक में अब 2 चरणों में यानी 2 फेजेस में चुनाव होंगे। पहला तो है 26 अप्रैल और दूसरा है 7 मई। चौथे पे आ जाइए कि इस वक्त जब केजरीवाल जेल के अंदर हैं, ईडी की गिरफ्त में हैं, गिरफ्तारी हो रखी है उनकी, और इसी के बीच आम आदमी पार्टी बिखरे जा रही है। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता अभी तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, पंजाब से भी हैं। तो देखिए ये जो बीच में चल रहा है ये एक तरीके से राहुल गांधी और कह लीजिए इंडिया गठबंधन को भी झटका है। और झटका तो प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी को भी लगा है, क्योंकि अकाली दल से उनका वहां पर गठबंधन नहीं हो पाया। अब पंजाब में वो चौथे नंबर की पार्टी आ गई है बीजेपी, क्योंकि अगर हम पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखते हैं तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, फिर अब क्योंकि ये जो अकाली दल है वो भी अलग लड़ेगी चुनाव, गठबंधन में तो है नहीं बीजेपी के, तो तीसरे नंबर पे वो और चौथे पे बीजेपी। अगर बीजेपी अकाली दल के साथ लड़ लेती तो शायद उनके मजबूती के चांसेस आ जाते, लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं ये दोनों ही इंडिया और एनडीए वहां पर गड़बड़ी की सिचुएशन में है। अब इसके पीछे की क्या है पूरी रणनीति वो आप इस पॉइंट में जानिए। जालंधर के आप सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर पश्चिम से विधायक शीतल अंगुराम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इस लिहाज से भी है क्योंकि पार्टी ने सुशील कुमार रिंकू को जालंधर सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया था। कहा जा रहा है कि आप नेताओं ने उन्हें पार्टी में रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। उन्होंने जालंधर सीट पर 2023 के उपचुनाव में तकरीबन 59,000 वोटों से बड़ी जीत हासिल की थी। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और सांसद लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मंगलवार को ही देख लीजिए कि लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने बीजेपी ज्वाइन किया था और वो राहुल के करीबी माने जाते हैं। बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, जिनकी 1995 में चंडीगढ़ में एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अकाली दल के साथ उनका गठबंधन नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पंजाब में झटका लगा है और अब उसके चांसेस वहां जीत के कम हो जाते हैं, क्योंकि अकाली दल अलग लड़ेगा और बीजेपी अलग।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो दूसरे राज्यों में उनका गठबंधन है, लेकिन पंजाब में वो दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। और पंजाब में मैं आपको बता दूं, लोकसभा की 13 सीटें हैं और तमाम सीटों पर 1 जून को मतदान होने हैं। ये इस बार के लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण होगा। इसके बाद चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। तीसरा आ जाइए, उत्तर प्रदेश में कैसे हुआ नया खेला। तो देखिए, इसमें ज्यादा खेला इंडिया गठबंधन के साथ ही हो रहा है, क्योंकि देखिए सत्ताधारी जो योगी राज है वो तो थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही है, वो वहां पर बहुत मजबूत है। लेकिन अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करती हूँ और आज के जो एपिसोड हुए हैं उनकी बात करती हूँ, तो सबसे पहले तो जो अभी हाल ही में बीएसपी से निकलकर दानिश अली कांग्रेस में आए हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस वाले ही, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, प्लेकार्ड्स लेके विरोध कर रहे हैं कि भैया दानिश अली जो कि बसपा के थे और कांग्रेस में शामिल हुए, उनको अमरोहा से टिकट क्यों दिया गया है। तो एक तो कांग्रेस नेताओं की नाराजगी है। दूसरा आ जाइए, अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किस किस सीट पर? 2 सीटों पर, एक तो रामपुर है और दूसरी है मुरादाबाद। मुरादाबाद में पहले एसटी हसन तो नामांकन दाखिल कर देते हैं, लेकिन उनका टिकट काट दिया जाता है आजम खान के कहने पर। और दूसरा ये देखिए, तस्वीरें देखिए कि एक सीट रामपुर, उस एक सीट रामपुर पे 3 जनों ने समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है। सबसे पहले तो देखिए मौलाना नदवी है, जो कि कहा जा रहा है कि अखिलेश ने उनको खड़ा किया है। फिर दूसरे हैं असीम रजा, ये तस्वीरें देखते जाइए साथ में, कहा जा रहा है कि वो आजम खान के करीबी है और उनको आजम खान ने समाजवादी पार्टी से खड़ा करवा दिया है। तीसरे ये जो भागते हुए नेता आपको दिख रहे हैं विजुअल्स में, ये हैं अब्दुल सलाम। इन्होंने कहा कि मुझे टिकट मिलने वाला है और मुझे समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी और इसलिए मैं टिकट कर रहा हूं। तो इधर क्लियर ही नहीं है। आज आखिरी डेट थी और ये तीन तीन जने हैं वो नामांकन भर रहे हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि जो मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटा, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भाई समाजवादी पार्टी रामपुर से दे देगी, लेकिन अब तो पत्ता साफ है, क्योंकि रामपुर से तो अखिलेश ने, अगर हम सूत्रों की माने, मौलाना नदवी को उतार दिया है। तो देखिए जो ये कंफ्यूजन है लास्ट मोमेंट तक, ये आगे वोट बटोर पाएगी कि नहीं, पहले आप इस पॉइंट को देखिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सीट पर फाइनली कंफ्यूजन खत्म हो गई है। इस सीट पर आजम खान खेमे की रुचि वीरा ही उम्मीदवार होंगी। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। और अब अंदरूनी कलह के चलते उन्हें अपना पांव पीछे खींचना पड़ा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे अपना नामांकन वापस लेंगे। माना जा रहा है कि आजम खान के कड़े विरोध के बाद सपा को अपना फैसला बदलना पड़ा। एसटी हसन ने कहा कि जब एक बार टिकट दे चुके थे तो कोई कारण ही नहीं था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ही बेहतर बता पाएंगे कि टिकट क्यों काटा गया है। सपा नेता ने कहा कि अखिलेश पार्टी के नेता हैं, जिनको चाहे लड़ाए, जिनको चाहे ना लड़ाए। आजम खान और अखिलेश यादव की हाल ही में मैं आपको बता दूं सीतापुर जेल में मुलाकात हुई थी। इसके बाद ही एसटी हसन की उम्मीदवारी पर अखिलेश ने कैंची चला दी। दरअसल आजम खान चाहते हैं कि अखिलेश रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन कथित रूप से वे इसके लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद रामपुर में आजम समर्थकों ने सपा का विरोध करना शुरू कर दिया और चुनाव के बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया। इसकी आंच मुरादाबाद तक भी पहुंच गई। तो आपने आज देखा कि जो 4 बड़े राज्यों की मैंने आपको राजनीति बताई है, कैसे बगावत हो रही है, कैसे बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अभी मुश्किलों में हैं। तो जब तक ये आखिरी डेट नहीं आ जाती, जब तक वहां वोटिंग नहीं हो जाती, तब तक ऐसी चीजें थमने वाली नहीं हैं। और जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।